नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के बीच अजीत पवार गुट ने शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। एनसीपी की कमान अब अजीत पवार ने खुद संभाल ली है। दावा किया जा रहा है कि 30 जून को एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। तो दूसरी ओर दिन भर के नंबर गेम और शक्ति प्रदर्शन के बाद अजीत पवार ने करीब 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर डाला है। एनसीपी का तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह परिवारवाद वाली पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के बुधवार एडिशन में। चाचा पवार वर्सेस भतीजे पवार के सियासी दंगल में पहले और सबसे अहम राउंड का स्कोर आ चुका है और स्कोर कार्ड साफ बता रहा है कि अजित पवार शरद पवार पर बहुत भारी पड़े। इस बड़ी कामयाबी के बाद अजित पवार ने सालों से दिल में छुपे गुबार को खोलकर सामने रखा और कहा, मैं आपके घर पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? आईएएस ऑफिसर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है। आप 83 वर्ष के हैं। आप कभी रुकेंगे या नहीं? हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। आप खुद कह चुके हैं कि मोदी 2024 में जीतेंगे। इसके बाद बारी आई शरद पवार की, तो उन्होंने भी ताल ठोक कर कहा, मैंने अजीत को एमएलए बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन आज उनकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मन में कोई बात थी तो वो मेरे से चर्चा कर सकते थे। लेकिन एक तरफ पार्टी हाथ से जा रही थी तो दूसरी तरफ शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने की हुंकार भी भर रहे थे। लेकिन महागठबंधन पर आज जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा वो भी सुनना दिलचस्प है। उन्होंने कहा, पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग में मुझे हंसी आ रही थी। मीटिंग में शामिल 17 में से 7 विपक्षी दल के केवल 1 लोकसभा सांसद है और एक पार्टी ऐसी थी जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। लेकिन ये सब मिलकर राजनीति में बदलाव लाने का दावा कर रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार को परिवारवाद और संतान मोह वाली सियासत का नतीजा भुगतना पड़ा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चाचा की घड़ी, भतीजे का टाइम। तो घड़ी चाचा की, लेकिन वक्त भतीजे का। अब वक्त है इसी सियासी काल चक्र के विश्लेषण का। सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखते हैं। सियासी काल चक्र क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। 1978 में लेके जाऊंगा जब शरद राव पवार ने पार्टी को तोड़ा था और साल था 1978। 1978 की बगावत में शरद पवार बागी बने थे। 2023 की बगावत में अजीत पवार बागी बने हैं। शरद पवार ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी 1978 में। 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और एनसीपी को ही पूरा ले लिया है। 40 विधायक तोड़कर जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और खुद सीएम बने थे और करीब 40 ही विधायक तोड़कर डिप्टी सीएम बने हैं अजीत दादा पवार। यह है सियासी काल चक्र, यह है व्यक्त का काल चक्र। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ा था। आज अजीत पवार बोले हैं। ऐसा लग रहा है इतिहास दोहराया जा रहा है। और इतिहास क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि आज अजीत पवार बोले हैं कि विदेश में बोले कि विदेशी भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यही बात शरद पवार ने एक वक्त पे बोली थी। लेकिन बड़ी बात क्या है? क्या संतान मोह में शरद पवार ने पार्टी से हाथ धो दिया और अपने गुरु, जिसको कहते थे वाईबी चौहान, को बड़ा धोखा दिया था शरद पवार ने। और ताउम्र वाईबी चौहान ने फिर शरद राव पवार से कभी बात नहीं करी क्योंकि इतना बड़ा सियासी धोखा दिया था। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ चरण सिंह साकपरा हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुंबई कांग्रेस को लीड कर चुके हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं,
एनसीपी शरद पवार गुट के, क्योंकि अब एनसीपी पर बड़ा हक हो चुका है अजीत दादा पवार का। और मेरे साथ आनंद दुबे है, शिवसेना उद्धव गुट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। ब्रिजमोहन जी, कल मेरा आपसे जब संवाद हो रहा था तो आपने एक मूल सवाल उठाया। आपने बोला कि कैसे आप हमें शरद पवार गुट कह सकते हैं। आज तो कह सकते हैं, आज तो खुद शरद राव पवार ने भी हार मान ली कि हाँ खेल खराब हुआ है। और आज तो सारे सपने, आज तो सारी पुरानी बातें भी खुल गई कि शरद राव पवार को 2019 में पता था कि अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बोला आज अजीत पवार ने। अमित जी, आज भी मैं जो कल जो मैंने कहा था, मैं आज भी उसी बात को कह रहा हूं कि आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। अजीत दादा पवार का गुट है, पार्टी नहीं है। क्योंकि आज भी हमारा पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक राजनीतिक दल के रूप में है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जहां तक बात शक्ति प्रदर्शन का है, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वहां पे विधायक कितने थे, कौन कौन से विधायक थे? आपके पास पता नहीं 40 का आंकड़े कहां से आ गया। मेरे पास तो वहां का आंकड़ा 20-22 का है। और ये कब है? जब पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी एकनाथ सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और 3 इंजन, ये जब सारे लोग थे तब भी आंकड़े को नहीं छू पाए। तो इनका तो पूरा दावा खराब हो गया। शरद राव पवार का आंकड़ा क्या है? शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? क्योंकि आज सुप्रिया सूले ने बोला यहां मेहनत कड़ी है हमारे पास, अब उतना कुछ बचा नहीं है जितना पहले था। तो शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे 9 लोग तो मंत्री बना ही दिए ना इन्होंने। जिन लोगों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे आज से 10 दिन पहले भोपाल की मीटिंग में, जिसमें उनका दावा यह था कि मैं 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहा हूं। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? नहीं, पुरानी नहीं, ये सही है, ये शाश्वत सत्य है सर, ये हकीकत है। आप इसको नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो पार्टी देश में शुचिता की बात करती थी, जो ये कहती थी कि हम देश के अंदर एक अच्छी राजनीति लाना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऐसे लोगों को लेके जा रही है। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कर रहे थे और शरद पवार बगल में बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये बात भी तो आज बोल दिया अजीत दादा पवार ने कि 2019 में जो हुआ था उसकी पूरी जानकारी शरद पवार को थी। एक एक बात शरद पवार को पता थी। उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से सत्ता की भूखी पार्टी बन गई है। वहां पर जब देवेंद्र फडणवीस साहब जो शरद पवार जी से बात करते हैं तो बीजेपी की विचारधारा कहां चली गई? क्या कारण था? वही विचारधारा आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस अब देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से बात कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस का दोष है। शरद पवार का दोष नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो बात बोली, एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि शरद पवार से हमारी बात हुई थी, किसी और से बात नहीं हुई थी। आज अजीत दादा पवार ने बोला शरद पवार साहब बात नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के पास कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं और कांग्रेस को धोखा दे रहे थे, पागल हो रहा हूं। हमारे पास आए थे, खेल रहे थे तब भी, क्यों आए थे? यानी शरद पवार साहब कहां चली गई थी विचारधारा? नहीं, देखिए ये बातें सामने आएगी। आज कांग्रेस भी अनऑफिशियली कह रही है कि सोचिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा था। क्यों आए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये मामला छोटा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने गुट की बैठक बुलाई है और क्लियरली बोला है अपनी तैयारी करिए, कौन साथ है कौन साथ नहीं है उसकी बात छोड़िए, लेकिन घटक दलों का भी कुछ पता नहीं है। अपनी तैयारी करिए, आप मजबूत होइए। आज उद्धव ठाकरे को भी पता लग गया कि क्या खेल खेला जा रहा था उस समय। यह बड़ा सवाल है। आज शरद राव पवार से पार्टी उनकी छिन गई है, लगभग तय है। अब नई एनसीपी के सर्वे सर्वा है अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। मैं शहजाद पूनावाला आपका रुक करता हूं। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है। सर, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ऐसी जानकारी दे रहा है। मैं आप बोलता हूं, आप मेरी जानकारी को करेक्ट करिए। आप शरद राव पवार का नंबर बताइए, मैं इंतजार करूंगा। मैं अगले 40 मिनट 50 मिनट इंतजार करूंगा। लेकिन अब शहजाद पूनावाला के बाद मुझे जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला, आज आपको देखकर, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है, मुंबई की बात है, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। वो है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मुझे तो दूसरे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, देखी जमाने की यारी
बिछड़े सब बारी बारी, ये कागज के फूल कैफी आजमी का लिखा हुआ है। और इसलिए आ रहा है याद अमीश जी, क्योंकि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित बन जाती है तो उनके साथ इस प्रकार का हाल होना यह लाजमी है। पहले तो मैं बता दूं, आज संख्या तो सभी ने देखी, सिद्धांत किसके पास है वो भी सबने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से जो शरद पवार जी ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसको अपॉइंट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, वो एनसीपी के लोगों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्यसभा के लेटर पैड पे कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि सिंबल भी उनका नहीं रहा। तो जिसके पास संख्या होगी, सिंबल होगा, सिद्धांत होगा, एलओपी होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट, चीफ व्हिप, फाउंडिंग मेंबर और विधायक दल होगा, उसी के पास तो पार्टी होगी ना। तो आज पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी किसके साथ है ये पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पर मेरा 2-3 सवाल है। अगर ये कहते हैं, भाजपा को इतनी प्रकार की बातें सुनाते हैं मान्यवर बृजमोहन जी, 2014 में मेरे पास बयान है माननीय शरद पवार जी का, ये देखिए बयान, एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी इन महाराष्ट्र इंटरेस्ट। 2014 में मान्यवर जब शिवसेना कुछ दिनों तक हमारे साथ नहीं थी तो आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी ने हमें समर्थन दिया था। उस समय से आपकी बातचीत पार्टी में चल रही थी कि बीजेपी को समर्थन देना है। 2017 में बात यहां तक आ गई कि भाई शिवसेना को हटाइए और हम आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, 25 साल पुराना साथी है हमारा, हम नहीं हटा सकते। तो आपने कहा नहीं, शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। फिर ऐसा क्या बदला 2019 में कि सारे सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए, जिसको आप कट्टरपंथी मानते थे, जिसको आपने जेल में भेजा था, बाला साहेब ठाकरे को वर्ष 2000 में अमीश जी इन्होंने जेल भेजा था, उनके साथ चले गए और सिद्धांतों की बात हमें सिखाते। अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है दिलीप से पाटिल पर और जयंत राव पाटिल पर था, है भ्रष्टाचार का मामला, वो क्यों नहीं आए? और भ्रष्टाचारी है तो आपने अजीत दादा को क्यों एमवीए का एलओपी बनाकर रखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। बस टाइम खराब चल रहा है, घड़ी में टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि आप सिद्धांत केंद्रित नहीं, संतान केंद्रित हो चुके हैं। और जो भी संतान केंद्रित हो रहा है, एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं अमीश जी। जी। बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार उद्धव जी और राज जी को अपने बगल में बिठाकर कहा मीडिया से कि ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, कोई सरकार में नहीं जाएगा। पर ऐसा काल चक्र घूमा कि जिन लोगों ने हमारे साथ मोदी जी और फडणवीस जी के नाम पर वोट लिया, उन्होंने फिर कैसे मोह में, एक मुख्यमंत्री पद के मोह में बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया, सिद्धांत से दूर हटे, संतान के साथ गए तो पार्टी निकल गई हाथ से। उसी प्रकार से आज पार्टी निकल गई है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? जी, मैं आपका अमीश जी मैं आपका रुख करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव। आज अजीत दादा पवार, आज मैं एक सर सवाल तो सुन लीजिए बृजमोहन जी। आज बड़ा दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक एक करके सब बात करें। और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है। सन 1978 में बगावत के बाद 2023 की बगावत हुई है, तब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। आज शरद राव पवार की अपनी पार्टी टूटी है। आज बोला अजीत दादा पवार ने और पूरा गुब्बार निकाला। उन्होंने बोला कि मैं मेरी मां के पेट से निकला हूं और कहा कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे दरकिनार कर दिया, इसमें मेरी गलती क्या है? बीजेपी में सरकारी नौकरी में 60 में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में 75 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप तो 83 साल की उम्र में भी नहीं रुकना चाहते, क्यों? तीन प्रश्न है आपके। सबसे पहला यह कि जब आदरणीय पवार साहब को, जब अजीत दादा पवार को मौका मिला था लोकसभा का टिकट देने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को दिया था। तो वंशवाद की जो बात करने वाले लोग हैं, मैं सोचता हूं कि ये बात नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय अजीत दादा पवार ने यह कहा था कि जो हमारा इलेक्शन का नॉमिनेशन होता है उसमें कहीं भी शिक्षा का कोई कॉलम नहीं होता, इसी प्रकार से उसमें कहीं पे उम्र का बंदिश नहीं होती है। तो ये मैं सोचता हूं ये भी बात उनकी पूरी तौर से नितार्थ गलत है, क्योंकि वो उधर चले गए, उनकी मजबूरी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की वो प्रशंसा करें, नहीं तो उनकी जगह कहां है, वो प्रधानमंत्री भोपाल में बोल चुके हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2014 की बात तो शहजाद भाई को याद है, 10 दिन पहले की प्रधानमंत्री जी की बात याद नहीं है, जिसमें उन्होंने पानी पी के कहा था, चिल्ला के कहा था, लेकिन भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं शरद पवार ने यही बोला, आएगा तो मोदी। याद है शहजाद भाई? अरे अभी भी याद कर लो, आदरणीय मोदी जी। ठीक है, शहजाद रिप्लाई। अमीश जी इसका एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। मोदी जी ने क्या बोला था? अमीश जी मैं इसका एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। हाँ,
बृजमोहन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। एक बात बता दीजिए, वो 2004 से 14 के बीच किसमें में लगाया था? नाम बताइए, किस पे? अगर आपको ये याद है, 70,000 किसमें करोड़ का लगाया था? घोटाला किसका हुआ। नाम लिया था? नहीं, पहले नाम एक सेकंड किसका अमीश जी, लिया था? चीख के चिल्ला के बात नहीं नाम होगी। किसका लिया अमीश था? जी ये एक एक बताइए। करके, अमीश जी एक एक करके, ठीक है, अमीश जी किसका एक लिया एक था? करके बोल करेंगे दीजिए, बात, बता तो दीजिए। मुझे लगता है जनता को भी समझ में आएगा। अमीश जी, आपको याद होगा कि अमीश जी भी भूल 1 गए। वर्सेस 3 का पैनल है। अमीश जी को तो याद होगा। अमीश जी अमीश जी 1 आप इतने वर्सेस बड़े 3 का पत्रकार हैं, पैनल है। आपको तो मुझे याद लगता होगा। है कि जरा बहुत बताइए ना, मौका है देश को नाम- अपनी अपनी किसका बारी में नाम बात लिया रखने था? का। अमीश जी, मैं आपसे दरख्वास्त अरे कर उनको रहा गले हूँ, लगा लिया। अमीश जी मैं आपसे केवल दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी अपनी बारी में बोले, अन्यथा जनता को आपके बहुत ही समझदार होनहार दर्शकों को समझ नहीं आएगा। एक एक अपनी एक- अपनी बारी में बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आपने जितना एक सवाल रूल पूछा, है। शहजाद उसका जवाब जिसके लिए देंगे। हाँ, हाँ, अगर वो नहीं सब देंगे, बताता हूं अच्छा, भाई, सब अगर वो बता नहीं रहा हूं। देंगे तो मैं भी पूछ लूंगा। सब बता रहा हूँ लेकिन जी। एक सवाल तो उठेगा शहजाद, इनको भ्रष्टाचारी अमीश का जी था, मात्र इनको 10 साथ सेकंड गले लगा लूंगा। लिया। मात्र 10 सेकंड लूंगा अमीश जी, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। एक एक करके बात रखते हैं। पहले बृजमोहन जी, केवल इतना बता दो कि 2004 से 14 के बीच में 70,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस की सरकार के तहत हुआ, हाँ या ना? पहले ये बता दो, हाँ या ना? बृजमोहन जी, कि आप नाम चरणजीत बता दीजिए, सापरा मैं आगे की की बात मुख्यमंत्री बता वाली दूंगा। सरकार भ्रष्ट थी, हाँ या ना? वो बताओ ना। अरे पहले बताओ तो, हाँ या ना? यस और नो तो बोलो। मोदी क्यों जी नहीं ने बोल रहे? किसका नाम लिया था? 70,000 यस और नो में बोलने में क्या तकलीफ है आपको? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। बता रहे थे। नाम किसी का नहीं लिया गया भाई। नाम तो बताइए। उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचार हुआ, आप किरीट मानिए सोमैया तो पहले ले रहे थे भ्रष्टाचार नाम। हुआ। किरीट सोमैया तो आपके हैं। बृजमोहन जी, अरे सोमैया किरीट तो सोमैया आपके पर बाद में पूर्व सांसद जाइए, पहले इसका जवाब दीजिए। आप भाग्य मत, बृजमोहन जी भाग्य मैं मत। क्यों आप जवाब दूं? वरिष्ठ हैं, जवाब आप आपको मध्य देना प्रदेश से, है। पर आप आदरणीय वरिष्ठ मोदी हैं। जी का मैं कह मध्य रहा हूं, प्रदेश से आदरणीय आप मोदी जी ने महाराष्ट्र जो की कहा राजनीति में था, किन दखल लोगों देते के हैं, लिए ये अच्छी बोला बात था? है। क्यों मैं आज आपसे उनको एक चीज अपने साथ पूछ ले रहा हूं। गए? अरे इसलिए भाई, कि भारतीय मैं जनता आपसे क्या पार्टी को पूछ रहा हूं? सत्ता अमीश बनाने भाई, की एक लालसा अमीश पैदा भाई। हो गई है। अमीश अच्छा, भाई, ठीक है, टाइम और खराब नहीं सत्ता करना के लिए दर्शकों सबकी का। पार्टी हो गई है। ऐसे काम अमीश भाई, ऐसे देखिए, अच्छा, लोग हैं, दूसरी मेरे बात बाकी बताओ। दो सारी मेहमान भी बातें हैं। भूल गए। हमको बृजमोहन जी, मैं अजीत पवार ने आज जो मुख्य दो, एक सेकेंड, आप हमको 2014 की बात बता रहे हैं। जो चलिए, अजीत दूसरा पवार एक ने जवाब देता अजीत पवार ने आज जो मुख्य बातें कही हैं, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। आपके घर में पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती क्या है? आईएएस अफसर 60 साल में रिटायर हो जाता है, बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, आप 83 वर्ष के हो गए हैं। आप कभी रुकेंगे या नहीं? हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। यानी कुल मिलाकर उन्हें बोला, सुप्रिया सूले कितनी जिद्दी हैं, यानी उन्होंने एक एक करके हर पत्ता खोला। 2019 का पूरा खेल खोल दिया कि शरदराव पवार को पूरा पता था। यानी ये सबसे बात आई है, तब से कांग्रेस के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता स्तब्ध है। ये क्या हो रहा था तब? ओके, शहजाद, यही तो मैं कह रहा हूं। एक सेकंड, देखिए बृजमोहन जी, कवर आज बहुत सी बातें सामने आई है। देखिए, बीजेपी आके हमसे बात कर रही थी। बृजमोहन जी, ये आपसे मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मैं निवेदन ही कर सकता हूं आपसे। शहजाद पूनावाला को आप 40 सेकंड तो ही हैज अ राइट टू रिप्लाई ऑन दिस। जवाब नहीं दे पाते तो वरिष्ठता की बात मत करिए। यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे, अमीश जी, जवाब अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी अमीश जी। इस प्रकार से जनता थोड़ा सा ऊब जाती है। देखिए, ऐसा है अमीश जी, मैं बड़े विनम्रता से 2 सवाल, प्रधानमंत्री के भाषण पे मैंने पहले तो विनम्रता से मैंने मध्य प्रदेश से आने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देने वाले बृजमोहन जी से पूछा कि क्या कांग्रेस की सरकार में मैं देश का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आप देश के नहीं, आप इंटरनेशनल प्रवक्ता है भाई, आप इंटरनेशनल है के रूप में मैं तो कह रहा हूँ आप बुलाया इंटरनेशनल विंग के हैं। शरद पवार इंटरनेशनल विंग के हैं आप। मैं और सुन लीजिए ना भाई, बीच में हर 10 सेकंड में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। अरे एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर पे आऊंगा उसके बाद। शहजाद पूनावाला, हाँ, दूसरी बात, इन्होंने मुझे कहा मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये देखिए, भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो शरद पवार है, ये उद्धव ठाकरे का बयान है और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का बयान है कि ये एनसीपी जो है ये स्काउंड्रल की पार्टी है। अब बता दीजिए कि यदि आप ये मान रहे थे तभी आप गए क्या उनके साथ? क्या मान रहे थे कि आपके लोग स्काउंड्रल है और महाभ्रष्ट है? उद्धव जी ने कहा और उनके स्वर्गीय पिताजी ने कहा। माना था क्या ये बात को आपने? मोदी जी ने क्या बोला ये बताइए आप। और मैं आपको समझाता हूं, 10 सेकंड पेशेंस से बात करिए आप। मैं 10 सेकंड, देखिए, आप हर 10 सेकंड में इंटरप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो जनता को भी और आपको भी समझ नहीं आएगा। आप कान का पर्दा खोल के सुनिए थोड़ा सा।
उद्धव जी ने सबसे पहले शरद पवार जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमने कहा चलिए उद्धव जी हम आपकी बात मानते हैं। उद्धव जी फिर खुद जाकर गले मिल लिए शरद पवार जी से। तो जब उद्धव जी ने ही सर्टिफिकेट दे दिया है कि एनसीपी जो है वो करप्ट नहीं है, तो आज हमको क्यों गले आ रहे हैं? और हम तो कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ का, उसकी जांच होगी। आप मानिए ना 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं बाकी अब मैं चरण सिंह सापरा को लेके आता हूं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है शरद पवार गुट में जो विधायक गए, 13 से 15 विधायक पहुंचने की खबर है। उसमें से 2 विधायक कह रहे हैं कि हम सिर्फ सम्मान के लिए गए थे, लेकिन अभी हमें अपना मन टटोलना है। यानी संख्या लगातार शरद राव पवार के गुट की कम हो रही है। यानी भतीजे ने चाचा को पहली लड़ाई में मात दी है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और सीधा मैं रुक कर सकता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, ये जो खुलासा हुआ है 2019 में शरद पवार को सब कुछ पता था, उसके बावजूद वही कर रहे थे पीछे से सब कुछ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, शरद पवार जी को कितना पता था और अजीत पवार को कितना पता था, और अजीत पवार जी ने आज ही क्यों कहा, ये पहले क्यों नहीं कहा, ये बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। और इसकी चर्चा अगर आज करेंगे तो वो अटकलों के आधार पर ही ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में 2 विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की नौबत क्यों आई, ये मूल बात है। और ये इसलिए आई कि पिछले पता नहीं लग रहा मूल बात क्या है। मूल बात है परिवारवाद। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देख रहे हैं कि मूल बात है परिवारवाद। ये एक तो आपका वॉल्यूम कम है और ऊपर से ये एको आ रहा है, ये दोनों चीज जरा ठीक करेंगे। मैं दुरुस्त करा देता हूं इसको। हाँ, क्या पूछा आपने? आपको पता नहीं लग रहा पार्टी क्यों टूटी है? परिवारवाद की वजह से टूटी है दोनों पार्टियां। एक तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवारवादी, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले, शरद राव पवार परिवारवादी। और अजीत पवार ने बोला मैं आपके घर पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बताता हूं क्यों टूटी है। पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों के चुनाव हारी है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव हारी है। उसके बाद में इनका मनोबल गिरा है। और फिर जिस तरह से पटना के अंदर विपक्षी पार्टियों की एकत्रता देखी और विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन देखा, तो ये बौखलाए हैं। इन्होंने सोचा कि महाराष्ट्र जो है वो बड़ा राज्य है, इसमें 48 सीटें हैं, इसमें अगर हम सामना नहीं कर पाते हैं महाविकास आघाड़ी का, तो इसमें विपक्षी पार्टियों का सफाया किया जाए। ये इनका एक षड्यंत्र था। और ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, शाह और तानाशाह ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। और वही नरेंद्र मोदी जो 4 दिन पहले कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, छाती पीट करके कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, इनके ऊपर सबके ऊपर लेबल लगाया था भ्रष्टाचारियों का। अब वही भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना रहे, उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके कमल डिटर्जेंट से धो रहे हैं। कमाल की वॉशिंग मशीन लेकर के आए हैं भाई। वॉशिंग मशीन की बात तो आगे करेंगे, लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति को देखा, और उस महाराष्ट्र की राजनीति में आपको लगता है सुप्रिया सुले ज्यादा कॉम्पिटेंट है या फिर अजीत पवार ज्यादा कॉम्पिटेंट है? आदित्य ठाकरे ज्यादा कॉम्पिटेंट है या एकनाथ शिंदे ज्यादा कॉम्पिटेंट है? बताइए कौन कॉम्पिटेंट है ज्यादा? देखिए, कॉम्पिटेंट कौन ज्यादा है ये तो जनता तय करती है। और जनता जब चुनाव आते हैं लोकतंत्र के अंदर, जनता तय करती है कि कौन कॉम्पिटेंट है, उनको जिता करके। और आप देख ही रहे हैं कि जितने भी नाम आपने लिए हैं, ये सभी लोग जो हैं ये चुन करके लड़ करके आए हैं। जो बात तो अमीश जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा कौन पूरी बात बताऊंगा, लेकिन वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत पवार ने कहा कि मैं आपके घर पैदा नहीं हुआ, उनका संदर्भ दिया था कि मैं शरद राव पवार के घर पैदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे दरकिनार करा गया है। शरद पवार इस समय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। अजीत पवार एनसीपी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी और सिंबल पर उनका हक है। उन्होंने 2 दिन पहले ही, यानी शुक्रवार को ही, यानी बीते फ्राइडे को ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज दी थी 41 विधायकों के साथ। यह खबर मैंने आपको शुरुआत नहीं बताई थी। 41 विधायकों के
समर्थन की चिट्ठी भेज दी थी उनके सिग्नेचर के साथ। शरद राव पवार को ऑफिशियली एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अब अजीत दादा पवार उसके अध्यक्ष होंगे। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन ले सकता हूं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, इस सब के पीछे आप हैं या परिवारवाद की बेला है? देखिए अमीश जी, जिस पार्टी में रक्त मतलब ब्लड को इंपॉर्टेंस हो, उसका रक्तपात ऐसे होना यह स्वाभाविक है। पार्टी को परिवार समझना और परिवार मात्र को पार्टी समझना, इसमें बड़ा अंतर है। और ये जो अभी हुआ है शरद राव जी के साथ, ये तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। मैं अमीश जी आपसे केवल एक बार कहूंगा, शरद जी के ट्विटर हैंडल पर आप ऑनलाइन चले जाइए। उन्होंने कोई भी आदेश अपने नोटपैड पर एज प्रेसिडेंट नहीं जारी किया है। सारे के सारे उन्होंने जो आदेश जारी किए हैं, लेटर पैड जो है राज्यसभा एमपी के नाम पर किया है। तो इसका मतलब वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि पार्टी उनके पास नहीं बची है। अब 2-3 बातों का जवाब देखिए। एको का नहीं, ये एको चेंबर का प्रॉब्लम है। अमीश जी, एको चेंबर का प्रॉब्लम किस प्रकार से है कि देखिए वॉशिंग मशीन की बात रिएक्शन लेता हूं, मैं इसमें रिएक्शन ले लेता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, अजीत पवार ने शरद पवार को हटा दिया है, नंबर अजीत पवार के साथ है। क्या आपको लगता है परिवार की बेला महंगी पड़ी? आज आप कह सकते हैं इस बात को? अमित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को आप इस देश की कोई सर्वोच्च संस्था मानते हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था मानते तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह कहा कि लेजिस्लेचर से बड़ी पार्टी होती है। हमारी पार्टी में पिछले साल 2022 में हम लोगों का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी और वो पूरी कार्यकारिणी, जिसका मैं भी निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव हूं, हम सब लोगों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित लोगों को एक आदमी जो कुछ भी नहीं है पार्टी की वर्किंग कमेटी में, वो हटा सकता है? ये संभव है क्या? मतलब क्या या तो देश में तानाशाही आ गई है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तौर से मटिया मेट कर देंगे, जो हम तय करेंगे वो फाइनल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई उन्होंने हटा दिया है। और अगर इस देश में कानून है तो अभी भी आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब लोग निर्वाचित उसके पदाधिकारी हैं। लेकिन परिवार का कोई दोष नहीं है। पावर चली जाए लेकिन परिवार पर दोष ना आए। अजीत पवार साहब को टिकट कैसे मिला था? शरद पवार जी के भतीजे होने के नाते तो मिला था। क्या वो कहीं से आ गए थे अलग से? और उन्होंने अपने बेटे को जब टिकट मिला और उनको कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिला था। लोकसभा में जाने की ना जाने की बात तो शरद राव पवार ने करी है, इसलिए तो हार मानी हुई बात दिख रही है ये। ओके अमीश जी, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। मान्यवर, जब ईसी ने शिवसेना किसकी है, नाम निशान और उसकी नेतृत्व और उसकी नियत के साथ किसकी है, जब उसकी घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म हुआ, तब आपने माना क्या उद्धव सेना मान रही है क्या इस विषय को? अच्छा, छोड़ दीजिए इस बात को। अभी वॉशिंग मशीन का जिक्र हुआ। अमीश जी, कितने हास्यास्पद बात है कि जो धोबी घाट बने हुए वो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। उद्धव सेना ने नाम लिया, वोट लिया मोदी जी का। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है हिस्ट्री इज रिपीटिंग? एक साल पहले जो आपके साथ हुआ आज इनके साथ हो रहा है। और क्या आपको लगता है परिवारवाद की बेला महंगी पड़ी है, जो बात आज अजीत पवार ने बोली? अमीश जी नमस्कार। परिवारवाद की कोई मेला महंगी नहीं पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों की, नीतियों की, संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। अब कैसे कि मन्नाडे साहब का वो गाना है ना कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बताइए, अभी लाइव डिबेट चल रही, तब तक आप ही कह रहे हैं शरद पवार जी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। कौन हटा रहा है? अजीत पवार। जो शरद पवार साहब ने पार्टी बनाई 1999 में, जिस पार्टी में उन्होंने उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री बनवाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनवाया, वो लोग मिलके उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बोल के हटा दे रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत हो गई है। ये तर्क समझ नहीं पा रहा हूं। अरे जिस परिवार में यदि कोई बुजुर्ग होते हुए भी यदि काम कर रहा है, 4 बजे उठकर जनता की सेवा कर रहा है, तो गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी रिटायरमेंट की तो एक एज होगी ना सर? नहीं होनी चाहिए। नहीं, जब तक वो काम करना चाहते हैं, जब तक जनप्रिय लोकप्रिय हैं, उनको काम करने दीजिए। एक तरफ उनका आशीर्वाद मांगते हो, एक तरफ उन्हें धोखा देते हो। जिस छगन भुजबल जी को ये बोल के भेजा गया कि जरा पता लगाओ यार वहां क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, वो खुद शपथ ले रहे हैं।
ये कैसी राजनीति ये तो करना परिवार चाहते का हो? मामला, वही तो कह रहा हूं, परिवार की ये लड़ाई पार्ट- में, नहीं, परिवार ये की लड़ाई बीजेपी का में मामला है। भतीजे का टाइम आ ये गया, बीजेपी का चाचा का मामला टाइम है। खराब हो गया। नहीं। इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक और गठबंधन के करीब है भारतीय जनता पार्टी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन संभव है। बीजेपी और अकाली दल के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हो गई है और अगले कुछ दिनों में या फिर कहें अगले कुछ घंटों में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। एक और बड़ा गठबंधन बीजेपी पंजाब में करने जा रही है शिरोमणि अकाली दल के साथ। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में बैठक हुई है, यानी एनडीए के खाते में एक और दल जुड़ जाएगा। मैं चरण सिंह सापरा का रुख करता हूं। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है कि प्रफुल्ल पटेल ने एक बात बोली आज के अपने भाषण में, उन्होंने बोला मुझे हंसी आ रही थी जब विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही थी और कई तो ऐसी पार्टियां थी जिनके पास एक भी सीट नहीं थी और वो कह रहे थे सारे मिलकर मोदी को हटाएंगे हम। चरण सिंह सापरा, लगता है सापरा साहब तक आवाज नहीं जा रही। आनंद दुबे 30 सेकंड। कि किसी पार्टी के पास बहुत ज्यादा सीटें हैं वही बीजेपी को हरा सकती है। खुद बीजेपी के पास एक समय में 2 ही सीटें हुआ करती थी, आज है ना 300 के पार। समय और परिस्थितियां बदलते रहती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है जैसे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। किसी को आप हरा नहीं सकते हो, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, तो आप उसको कमजोर कर दो, आप दो फाड़ कर दो और आप उस पर और जो राज प्रफुल्ल करो। पटेल ने ये बोला, आनंद नीति- जी, प्रफुल्ल पटेल ने जो बोला कि मुझे हंसी आ रही थी कि विपक्षी एकता में ऐसी पार्टियां थी, किसी के पास एक सीट है, किसी के पास 2 है, किसी के पास तो एक भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं अमीश जी कि अगर पार्टियों के पास संख्या बल नहीं है, इसका मतलब घर बैठ जाए जनता के बीच में जाकर। भारतीय बिल्कुल, ये जनता बात तो पार्टी सही का है। जो 9 साल का जो इनका एक लेकिन विद असफलता है, उसको फैमिली गिनवाए नहीं। लेकिन ये क्या ये जो विद फैमिली वाला है चक्कर, इसमें मतलब शादी के कार्ड पे तो हमने विद फैमिली सुना है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो विद फैमिली का कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भतीजे को भी नहीं देंगे अगर वो कॉम्पिटेंट हो। देखिए ऐसा पुत्र या इस बात पुत्री को ही कोई दिया नहीं जाएगा। मानेगा। अमीश जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विचार आप। इस बात को कोई नहीं मानेगा। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी 2019 में, तो 2 मंत्री जो शपथ लिए थे एनसीपी के कोटे से, उसमें एक आदरणीय अजीत दादा पवार और दूसरे आदरणीय छगन भुजबल जी थे। उस समय तो शरद पवार साहब चाहते तो सुप्रिया सुले जी को मंत्री बना देते, चाहते तो जयंत पाटिल जी को उस पहली लिस्ट पे मंत्री बना देते, लेकिन नहीं बनाया ना। तो ये देखिए, इन बातों को कितना भी आप कहेंगे, कितनी बार भी कहेंगे कि 2 और 2 5 होता है, लेकिन देश की नहीं, जनता मैं तो कहेगी 2 और 2 2 5 कह ही नहीं रहा, होता है। लेकिन 2 और 2 आप 4 ही एक होता है। 1 और 1 11 करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 + 1 2 ही होता है। तो उन्हीं 2 के चक्कर में पूरा खेल हो रहा है। अमीश जी, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल नहीं एक होता। जगह नहीं, अमीश भाई, मैं एक जगह समझ रहा बाप हूं। बेटी की देखिए, वजह से, दूसरी तरफ बाप बेटी की वजह से। यही ये इशारा आरोप मैं नहीं कर रहा, बेबुनियाद मैं नहीं है। कह रहा, मैं नहीं कह रहा। शिंदे कह रहे हैं और अजीत पवार कह रहे हैं। ओके, एक ओके। नाथ शिंदे जी वो वही नेता है अमीश जो जी। कहते थे कि अजीत दादा पवार की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जवाब हमें फंड नहीं देते हैं। जी। इन्होंने हिंदुत्व लेकिन छुड़वा प्रफुल्ल दिया है। आज प्रफुल्ल पटेल की बातें नहीं सुहा रही हैं और 2 और 2 5 नहीं होता, ये अमीश आपको जी। पता नहीं है शहजाद पूनावाला जी? देखिए, ऐसा है, दुबे जी ने एक बात सही कही, संख्या पे नहीं सिद्धांत पे जाना चाहिए। 2 सीट थी तब भी हमारा सिद्धांत और संकल्प सावरकर जी के विषय में क्या था, और 303 है, आज भी वही सिद्धांत और संकल्प है सावरकर जी के विषय में। पर किसका सावरकर पर स्टैंड चेंज हुआ है, किसका भारत हिंदुत्व रत्न पर कब स्टैंड देंगे? चेंज हुआ है, भारत और कैसा रत्न कब संक्रमण देंगे? लगा है? सहजाद मुझे जी, लगता है भारत रत्न की बात कब पहले देंगे? आप उनको कायर कब और डरपोक देंगे आप? कहलवाना बंद कब कीजिए। देंगे? डबल पहले इंजन की सरकार कायर और है यार। डरपोक कहलवाना बंद कीजिए अच्छा, दुबे विषय- जी। विषय और मैंने सरकार। आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, सावरकर अमीश जी, सावरकर 3 वर्सेस 1 सावरकर है। विषय नहीं मैं है। पूरी आप तरह विषय में से बात चुप रहता हूं जी। हाँ, देखिए, अब दूसरी बात दुबे जी ने कही 2 फाड़ की, बिल्कुल सही की। बताइए, गहलोत और पायलट में 2 फाड़ हमने किया है, वहां पर तो उनकी सत्ता है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच में 2 फाड़ हमने किया, वहां पे भी उनकी सत्ता है। अरे, सुक्खू जी और विक्रमादित्य जी के बीच में हमने 2 फाड़ किया, वहां पर भी उनकी सरकार है। किसको डराया, कैसे 2 फाड़ की? आप एक नहीं हो पाते हो, इसमें हमारा क्या लेना देना? और तीसरी बात अमीश जी, बहुत संक्षेप में, ये विपक्षी एकता का एक आप परिचय देखिए।
एनसीपी के प्रकरण से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है ऑर्डिनेंस पर, कांग्रेस लेफ्ट को गाली देती है सुधाकरन पर, टीएमसी को कांग्रेस गाली देती है, टीएमसी कांग्रेस को गाली देती है। उत्तर प्रदेश वाले जाकर केसीआर से मिल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कांग्रेस से तो नहीं हो पाएगा, कांग्रेस बी टीम कहती है केसीआर को। भाई इस सारे मामले में हमारा क्या लेना देना? एचएम निकल जाती है बिहार से गठबंधन से। तो ये कहां एक थे? जिस भी ब्रिज के, एक लास्ट वाक्य, जिस भी ब्रिज के नींव में राहुल गांधी नामक ईंट डाली जाएगी वो ब्रिज जल समाधि लेगा। जवाब आनंद दुबे शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई, ये राहुल फैक्टर है। राजनीति में रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए? अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति में 75 साल की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। कल को कोई पार्टी कहे कि नहीं मेरे यहाँ 80 साल में होनी चाहिए। ये पार्टियों का अधिकार है ना, इसमें सरकारी योजना कहां से आ गई? इसमें कोई गजट है क्या कि नहीं भाई राजनीति में 80 साल ही होनी चाहिए, नहीं 10 साल ही होनी चाहिए? ये बीजेपी कैसे तय करेगी? ये पार्टियों का आंतरिक संविधान तय करता है कि भाई हमारी पार्टी, बीजेपी ने बड़े बखूबी से कहा 75 साल, देश की जनता ने कहा ये आपका होगा। एनसीपी का हो सकता है 90 साल हो, अभी शरद पवार साहब के पास 8 साल बचे हैं। तो यार ये कोई मापदंड नहीं हुआ कि आप किसी को नहीं, ये तो बीजेपी नहीं कह रही, ये तो अजीत पवार कह रहे हैं। देखिए अजीत पवार। अच्छा चलिए अमीश जी, क्योंकि इन्होंने संविधान की बात की, एक टेस्ट करते हैं। जब से हमारी पार्टी पैदा हुई है तब से लेकर आज तक कितने अध्यक्ष हुए आप देख सकते हैं। अब पूछे आरजेडी का जब से जन्म हुआ, एक अध्यक्ष, एक परिवार का अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का हुआ, एक परिवार का अध्यक्ष। जब से उद्धव सेना का जन्म हुआ, एक पार्टी का, एक परिवार का अध्यक्ष। जब से इनके एनसीपी का जन्म हुआ, एक परिवार के एक सदस्य का अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि ये कौन संविधान की बात कर रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक परिवार के अलावा कोई टैलेंट कहीं पर नहीं है? मतलब कि पूरी यादवों का प्रतिनिधित्व करते हैं आरजेडी के लोग, कहते हैं तथाकथित रूप से कोई यादव समाज का व्यक्ति काबिल नहीं है। मुलायम सिंह यादव के परिवार, कोई यादव समाज का व्यक्ति काबिल नहीं है और कोई व्यक्ति काबिल नहीं है। आपकी शरद फैक्शन में शरद पवार जी के अलावा और कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। काबिलियत है तो केवल सुप्रिया में है। ये क्या तर्क है भाई? ये संविधान से चल रहा है, ये संविधान नहीं, ये केवल खून का हम एक सम्मान करते हैं और किसी का सम्मान नहीं होता। मैं बोलूं क्या? ये इनकी पार्टी का दुर्भाग्य है तो हम क्या कर लें? हमारी पार्टी के नेता लोकप्रिय हैं, सम्मानित है। हम ये दुर्भाग्य है कि अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन दुख होता है कि इनके यहाँ 2 साल 3 साल में बदली करना पड़ता है, निष्क्रिय हो जाते हैं दिखाने के लिए उसी व्यक्ति को। भाई साहब, हमारे यहाँ पोस्टर चिपकाने वाला, लोकप्रिय है, बूथ में काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तुलना में हमारे यहाँ कोई नेता नहीं रहा। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा अध्यक्ष रहे, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी लोकप्रिय रहे, हमेशा अध्यक्ष है। तो हमारे यहाँ लोग लोकप्रिय होते हैं, आगे कौन लोकप्रिय नहीं होते कि जुमला बनाते हैं। थोड़े समय के लिए लोकप्रियता। ओके शहजाद, 10 सेकंड जी। अमित जी, एक वाक्य जी। शरद पवार जी ने अभी कुछ हफ्ते पहले मराठी में किताब निकाली थी, लोक माझे संगती। उसमें उन्होंने कहा कि उद्धव जी के निकम्मेपन की वजह से उनकी पार्टी उनके नाक के नीचे से चली गई। अब दुबे जी बताइए कि आप कह रहे सर्वात लोकप्रिय, मतलब सबसे लोकप्रिय वो है, सबसे बेस्ट वो है, और शरद पवार जी ने अलग व्याख्या कर रखी है। अब क्या ये व्याख्या शरद पवार जी पर लागू होती है कि नहीं? ये जवाब आप दीजिए। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं गलत बयानबाजी नहीं करता साहब, मैं मराठी समझता हूं। चरण सिंह साफरा, अभी अभी बड़ी खबर आई है कि अकाली दल बीजेपी के साथ आ सकता है, बीजेपी को एक और गठबंधन का साथ मिल सकता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि मैं जब महागठबंधन की बैठक में गया तो मुझे हंसी आ रही थी, किस तरह की वहां पे बातें हो रही थी, और कैसे एक जिसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी कहता है कि हम मोदी को हरा देंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, प्रफुल्ल पटेल जी तो ऐसी बात ही करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने नए आकाओं को खुश करना है। उन्होंने शाह और शहनशाह को खुश करना, तो इसी तरह की बात वो करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं और देश क्या देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिकता है वो ऑल टाइम लो है और नीति जो है वो विभाजनकारी नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मजबूत कहते थे, सो कॉल्ड मजबूत पार्टी, आज मजबूर नजर आ रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में ये दृश्य इन्होंने प्लान किया है। और इनकी मजबूरी के दूसरा उदाहरण भी मैं दे देता हूं। ये जो सरकार है, जो तीन पहिए वाली सरकार बनी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। 105 एमएलए
लेकिन मंत्री कितने, मात्र 8 मंत्री, उसमें से भी 2 मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और गावित साहब ऐसे हैं जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से वहां गए, यानी मात्र 6 ओरिजिनल बीजेपी के मंत्री हैं। और अजीत पवार जी के कितने हो गए, 9 मंत्री, जबकि उनके एमएलए अभी तय नहीं है कि 30 है कि 20 है कि 15 है। और 40, अगर शिंदे गढ़ का 41 देखेंगे तो 40 विधायक उनके पास है, 9 मंत्री उनके पास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, ये मजबूर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो इनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई। अभी तो एक नाथ शिंदे गठ के लोगों ने कल 30 सेकंड में, देखिए साफ रिप्लाई, शेदात पूरा वाला 30 सेकंड में रिप्लाई, फिर आप बोलिए। अजीत पवार को पोर्टफोलियो नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, या अजीत पवार के साथ जो और 8 लोग आए हैं उनको पोर्टफोलियो देने में वहां पर जंग चल रही है। तो ये नया खेल महाराष्ट्र के अंदर अभी शुरू हुआ है, नया खेल शुरू हुआ है। शहजाद 30 सेकंड, शाप 30 सेकंड। अमीश जी, मुझे लगता है कि चरणजीत सापरा जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी की और मार्केटिंग कर रहे हैं। सोचिए, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी इतना बड़ा दिल गठबंधन के साथियों की तरफ कि मुख्यमंत्री भी हमने छोटी पार्टी का बनाया और मंत्रालय में भी इक्वल हिस्सेदारी दी। तो ये दिखाता है कि गठबंधन धर्म हम निभाते हैं, इसलिए तो सारे लोग आकर्षित होकर हमारे पास आना चाहते हैं। और आपके पास कोई टिक नहीं पाता भाई, HAM को भी नहीं टिक आप रख पाए, क्योंकि आप अपने कोई भी साथी को नहीं रख पाए। यही तो दिक्कत है आपसे, क्योंकि आप सत्ता के लिए, सत्ता की मोह में आप किस प्रकार से अस्तित्व खत्म करते हैं पार्टियों का, और हमारे साथ पार्टियों का पूरा कारवां जुड़ना चाहता है। आपने तो मार्केटिंग कर दी मेरे पार्टी की, भाई आप बांट दोगे। धन्यवाद। चरण सिंह साहब, आज ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, मार्केटिंग की ये ब्रेकिंग न्यूज आपने तो लेकिन बहुत अच्छा चरण सिंह साहब, बड़ा पॉइंट ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए कि बचे हुए 25 मंत्री भी जो हैं वो अजीत पवार गुट के और एक नाथ शिंदे गुट के होंगे, तो ईडी सरकार कंप्लीट हो जाती है, एक नाथ और शिंदे की ईडी सरकार। चरणजीत जी, इसका जवाब मैं दे देता हूं, पहले आप चरणजीत जी कर्नाटका की सरकार के मंत्रालयों की गारंटी आप दे दो। हमारे मंत्रालय कैसे होना है, क्या नहीं होना है, वो हम गारंटी दे देंगे जनता को। ठीक है, मैं ब्रिजमोहन जी का रुख करता हूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आज अजीत पवार ने बोला कि हम प्रार्थना करेंगे कि शरद राव पवार की उम्र लंबी हो, लेकिन आप खुद कह चुके हैं कि 2024 में मोदी ही जीतेंगे। ये तो शरद पवार खुद मान रहे हैं। तो प्रफुल्ल पटेल ने तो जो शरद पवार ने कहा उसी बात को दूसरे ढंग से बोला, और अजीत पवार ने तो क्लियरली बोला। अजीत पवार ने बोला कि शरद पवार ने पूरी भरी बैठक में कहा कि आएगा तो मोदी ही। नहीं, ये बिल्कुल मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत बात है। और ये सारी बातें अजीत दादा इसलिए बोल रहे हैं कि आज उनकी मजबूरी है। अगर वो ये बात नहीं बोलेंगे तो उनका वजूद नहीं बच पाएगा, ये है परेशानी। दूसरी, अभी आपने अकाली दल की बड़ी तारीफ करके जानकारी दी है देश को। अकाली दल भी तो वंशवादी पार्टी है। और आज आप कह रहे हैं प्रफुल्ल भाई ने वहां पर कुछ बोला। इनके 3 एमएलए हैं, 3 एमएलए, और टोटल वोट कितने मिले थे इनको पूल वोट का? 6%। तो 6% की वोट वाली पार्टी का आप खुद गुणगान ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी विश्व की पार्टी, एक बहुत बड़ी विश्व की पार्टी की सहयोगी बनने वाली है। क्या बात है अमित जी, आप जैसा व्यक्ति कम से कम इस प्रकार की तो खबर बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन शरद पवार ने बोला खबर कैसी अजीत पवार को कि आएंगे तो मोदी ही। लेकिन मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये बयान बहुत बड़ा है। अब उसके ऊपर मैं जरूर एक विश्लेषण करूंगा। रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज पे टक्कर पे ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ ये एक लगातार खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर इस समय। और अब बात आज के 2 बयानों को डिकोड करने की। पहला बयान महाराष्ट्र के नए नवेले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का है, जिन्होंने आज अपने चाचा से कई सीधे और तीखे सवाल किए। अजीत पवार की बातें परिवारवाद की राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल को काफी चुभने वाली हैं। अजीत पवार ने आज अपने गुट के नेताओं और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा, ऐसा वक्त किसी के घर में नहीं आना चाहिए। मुझसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आपने यानी शरद पवार ने सुप्रिया सुले यानी अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके बाद अजीत पवार ने जो कहा वो परिवारवादी पार्टियों को विशेष तौर पर आज सुनना चाहिए, और व्यूअर्स आपको भी सुनना चाहिए।
अजीत पवार ने कहा कि मैंने किसी और के पेट से जन्म लिया, क्या यही मेरा दोष है? यानी अजीत पवार का सीधा निशाना चाचा शरद पवार के पुत्री मोह पर था, क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार को नजरअंदाज करके सुप्रिया सूले को एनसीपी की गद्दी लगभग सौंप दी थी, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र पर भी आज सवाल पूछे। अजीत पवार ने कहा कि सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, लेकिन आपकी उम्र अब 80 के पार हो गई है, आप कहां जाकर रुकेंगे? यानी अजीत पवार कह रहे हैं कि काफी पहले शरद पवार को मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना चाहिए था और दूसरे लेवल की जो लीडरशिप सालों से शरद राव पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, उन्हें पार्टी को लीड करने के लिए मौका देना चाहिए था। अजीत पवार का यह भाषण और उनकी बातें परिवारवादी पार्टियों के लिए आज एक बहुत बड़ा आईना है व्यूअर्स। इसके अलावा शरद पवार के बेहद करीबी एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की बातें भी बेहद गौर करने वाली हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो महागठबंधन के जरिए मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना की विपक्ष की बैठक में गया था, वहां के हालात देखकर मुझे हंसने का मन हुआ, क्योंकि वहां 17 विपक्षी दल थे, इनमें से 7 दलों के लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है और एक पार्टी तो ऐसी है जिसके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है, और उनका दावा है कि सब मिलकर बदलाव लाएंगे और मोदी को हलाएंगे। यानी विपक्ष की बैठक हुई, खूब दावे वादे भी किए गए, लेकिन अंदर की असलियत क्या थी, ये वहां बैठे प्रफुल्ल पटेल ने आज पूरे देश के सामने आपके सामने रख दी। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार की उन बातों का भी जवाब दिया जिसमें शरद पवार कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ गए उन्होंने विचारधारा से समझौता किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा जब हम शिवसेना की विचारधारा स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में आपत्ति क्या है। कुल मिलाकर एनसीपी की कहानी से 3 संदेश साफ है। परिवारवाद का नतीजा देर से ही सही लेकिन बेहद घातक होता है। दूसरा, मोदी के खिलाफ दिखने वाला विपक्ष लगभग खाली हाथ दिख रहा है। तीसरी बात यह है और जो बहुत गौर करने वाली है, 1978 में 40 विधायक तोड़कर और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर शरद पवार ने 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। 2023 में उनका भतीजा भी 40 विधायक तोड़कर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन चुका है। याद रखिए, समय का चक्र सभी के लिए बराबर है और इससे बलवान कोई भी नहीं है। जो शरद राव पवार ने अपने गुरु के साथ किया, यानी धोखा किया था, आज वही धोखा कह सकते हैं अजीत पवार ने उनके साथ किया है। लेकिन अजीत पवार कहते हैं कि असली धोखा तो शरद राव पवार ने किया है, क्योंकि 2019 में भी वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने पाला बदल लिया था। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।